हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन्वय इशारिया और हम लोग देखने वाले हैं, अभी हम लोग चैप्टर 3 पर चल रहे हैं जिसमें पनिशमेंट वाले पार्ट को देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है आजीवन कारावास। ठीक है, इसको लेकर हमेशा डिस्प्यूट रहता है कि वास्तव में आजीवन लाइफ का मतलब क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो चलिए आज हम यही देखने वाले हैं। तो देखेंगे सबसे पहले सेक्शन 53 काइंड ऑफ पनिशमेंट की बात करता है, जिसमें 5 तरीके के पनिशमेंट आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें देखेंगे कि सबसे पहला डेथ सेंटेंसेस पे हम बात कर चुके हैं। सेकंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आज हम इस पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है आजीवन कारावास। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट हो चुका है, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुका है और फाइन हम भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आज हम जो बात करेंगे वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की बात करेंगे, आजीवन कारावास की बात करेंगे। तो आजीवन कारावास के मामले को जरा समझिएगा कि यहाँ पर किस तरीके से प्रोविजन मिल जाएंगे आपको। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है, जिसको हम आजीवन कारावास कहते हैं, उसको लेके अलग अलग भ्रांतियां यहाँ पर मिलती हैं कि आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है। कोई कहता है कि 14 ईयर्स होता है, कोई कहता है कि 20 ईयर्स के इक्विवेलेंट इसको माना जाएगा और कोई कहता है इसका टिल डेथ, है ना, मृत्यु तक। तो देखेंगे आज हम इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 पार्ट में हम इसकी स्टडी करने वाले इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की। सबसे पहले देखेंगे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मींस होल लाइफ, संपूर्ण जीवन ऑफ द प्रिजनर, जो कैदी है, जो अभियुक्त है, उसका संपूर्ण जीवन, टिल हिज नेचुरल डेथ, उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक। ठीक है, प्राकृतिक मृत्यु तक, जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती तब तक वो क्या रहेगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में रहेगा, मतलब जेल में रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहला क्लॉज जो मिलेगा आपको वो किससे रिलेटेड मिलेगा, आपको होल लाइफ से रिलेटेड मिलेगा, संपूर्ण जीवन से रिलेटेड मिलेगा, पहली बात, जो वास्तव में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का सही मीनिंग होता है। दूसरी बात अगर देखेंगे तो कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, है ना, कम्यूटेशन की बात करता है। कम्यूटेशन का मतलब होता है लघुकरण, क्या कर देना, इसका लघुकरण कर देना, कम्यूट कर देना, पनिशमेंट को लघुकरण कर देना इसका। तो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ सेक्शन 55 आपको बताता है। तो एक तो हम ये क्लॉज देखने वाले हैं। दूसरी बात हम देखने वाले फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट सेक्शन 57 में, जिसको हम लोग कहते हैं दंडाधियों की भिन्नों की गणना। ठीक है, मतलब जहां कैलकुलेशन की जरूरत होती है। तो जहां पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को अगर कम्यूट करना है या उसको कैलकुलेट करना है, तो वहां पर हम देखेंगे कि क्या कैलकुलेशन माना जाएगा। क्लियर बात। तो इन 3 तरीके से इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को, या 3 स्टेटस में, या 3 पॉइंट में हम लोग इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर। तो देखेंगे सबसे पहला पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स आजीवन कारावास का मतलब क्या, आजीवन कारावास का मतलब क्या। तो इन्होंने कहा कि होल लाइफ ऑफ द प्रिजनर टिल हिज नेचुरल डेथ। ठीक है, होल लाइफ, संपूर्ण जीवन की यहां पर बात की गई, संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन ऑफ द प्रिजनर टिल हिज नेचुरल डेथ, उसका संपूर्ण जीवन, उसका संपूर्ण जीवन, होल लाइफ, सब पूरा जीवन उसका है, कब तक, नेचुरल डेथ तक, टिल हिज नेचुरल डेथ, जब तक कि उसकी मृत्यु यहाँ पर नहीं हो जाती तब तक इसको कंसीडर किया जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर समझेंगे जरा कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में अलग अलग जजमेंट भी यहाँ पर दिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कंफर्म किया कि होल लाइफ, नेचुरल इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अगर किसी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जाता है तो उसका मतलब सिंपल सा है कि होल लाइफ ऑफ द प्रिजनर टिल हिज नेचुरल डेथ। ये सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 1961 में गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बात कही सबसे पहले। फिर दूसरे में देखेंगे रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1976 और अब्दुल आजाद वर्सेस स्टेट 1976 के बाद में इस बात को रिपीट किया सुप्रीम कोर्ट ने। और फाइनली फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस बात को यहां पर रिपीट किया जाहिद हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2001 सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में, कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब जो होता है, आजीवन कारावास का जो मतलब होता है वो यही होता है कि अंतिम सांस तक, हिज लास्ट ब्रीथ, अंतिम जीवन या अंतिम सांस तक कह सकते हैं इसको, लास्ट ब्रीथ, टिल हिज लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांस तक वो कहाँ रहेगा, जेल में रहेगा। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अगर किसी पर्सन को दिया जाता है तो वो सबसे लास्ट तक क्या रहेगा, उसमें जेल में रहेगा, लास्ट तक वहां पर वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अपनी सजा भोगेगा। क्लियर, ये बात क्लियर होगी यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए दूसरे पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो ये कहता है कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लघुकरण की बात करता है, लघुकरण की बात करता है। बेसिकली आपने देखा होगा सरकारें क्या करती हैं, किसी स्पेशल ओकेजन पर सजा कम करती हैं, सजा को माफ करती हैं। तो कम्यूटेशन की बात करता है, लघुकरण की बात करता है कि यदि किसी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया हुआ है
और गवर्नमेंट किसी स्कीम के तहत उसको कम्यूट करती है तो कहाँ कर सकती है। तो इसके लिए आईपीसी के सेक्शन 55 प्रोविजन बताता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से आप सबको सभी को पता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको कम्यूट कर सकती है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, जो भी अपराधी है, जो भी अभियुक्त व्यक्ति है, जो भी अपराधी व्यक्ति है, ऑफेंडर है, उसकी सहमति के बिना, यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सहमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाले क्लॉज में देखें तो कम्यूट द पनिशमेंट फॉर। अब क्वेश्चन ये है कि इस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को, इस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को किस पनिशमेंट में कम्यूट किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट किया जाएगा फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। 14 साल तक के कारावास में क्या कर दिया जाएगा, इसको 14 साल तक के कारावास में इसको कम्यूट किया जा सकता है। तो 14 ईयर्स का जो क्राइटेरिया है वो केवल किसके लिए यहाँ पर, कम्यूटेशन के लिए है, कम्यूटेशन के लिए है। 14 ईयर्स का क्राइटेरिया केवल कम्यूटेशन की बात करता है, लघुकरण के लिए बात करता है कि जब भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास का लघुकरण किया जाना हो, तब वहां पर उसके लिए क्या करोगे आप, 14 साल कंसीडर करोगे। 14 साल में क्या कर सकोगे, उसे उसका जो है कम्यूटेशन कर सकोगे, लघुकरण कर सकोगे, ठीक है बात। इसके बाद आगे देखेंगे अगर हम ध्यान से तो सेक्शन 433B ऑफ सीआरपीसी। अगर सीआरपीसी के प्रोविजन देखेंगे तो दो प्रोविजन आपको मिलेंगे सीआरपीसी में। सेक्शन 433B ऑफ सीआरपीसी, हालांकि सेक्शन 433 को ध्यान से पढ़ोगे तो ये कहता है कि पावर टू कम्यूट सेंटेंस द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन सेंटेंस कम्यूट, ठीक है। तो इसके बी वाले क्लॉज में, क्योंकि बी वाला क्लॉज किसके बारे में बात करता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में बात करता है। ये कहता है कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स और फॉर फाइन। इन्होंने कहा है कि आजीवन कारावास के दंडादेश का 14 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास में या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकता है। इसका जो कम्यूटेशन होगा वहां पर कितना होगा, 14 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 14 ईयर्स तक की पनिशमेंट में कम्यूटेशन इसका किया जा सकता है। 43A भी है इसमें क्लॉज, सीआरपीसी में 43A क्लॉज भी है इसमें, ठीक है। तो 1978 से इसमें ऐड भी किया गया था। 1978 का जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया था उसमें ऐड किया गया था। ये कहता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ रिमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टेन केसेस, है ना, कुछ मामलों यहाँ पर बता दिया गया है कि यदि किसी केस में जहां पर डेथ सेंटेंस भी दिया गया और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी दिया गया और उसमें से यदि किसी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जाता है और फिर उसका कम्यूटेशन अगर होता है तो उससे कम से कम कितना, 14 ईयर्स का कारावास पूरा नहीं कर लिया तब तक नहीं छोड़ा जाएगा। तो कम से कम उसके लिए भी क्या करना चाहिए, मिनिमम 14 ईयर्स का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। तो ये 14 ईयर्स का क्राइटेरिया, तो ध्यान रखना ये जो प्रोविजन है ये किसके, सीआरपीसी के प्रोविजन है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के प्रोविजन है, ठीक है, जो क्या करते हैं आईपीसी से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। क्लियर बात को, चलिए अब इसमें केस भी आपको मिल जाएगा, है ना, दुर्योधन राउत वर्सेस उड़ीसा का केस आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो इसी तरीके की बात करता है, कमीशन की, कम्यूटेशन की यहाँ पर बात करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको, आगे समझेंगे जरा। तो सेक्शन 57 मिल जाएगा आपको। सेक्शन 57 ऑफ आईपीसी किसकी बात करता है, फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट की बात करता है। फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट मतलब दंडावधि, दंडावधियों की गणना, ठीक है, दंडावधियों की गणना। तो फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, दंडावधियों की भिन्नों की जब गणना की जाती है यहाँ पर तो कैसे की जाती है। तो देखिए सिंपल से अगर उसको बात को समझेंगे तो कुछ इस तरीके से निकल के आता है कि सेक्शन 57 ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 57 ऑफ द आईपीसी इज यूज्ड व्हेन फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट नीड टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है, जब कैलकुलेशन की जाती है। However, it is important to understand that this section doesn't give any implied or explicit right to the prisoner to reduce his life imprisonment to 20 years of the sentence। देखिए सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि आप कोई पर्सन है जिसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला हुआ है, ठीक है, आजीवन कारावास मिला हुआ है। अब मान लीजिए कि उसके उस या किसी उसने ऐसे ऑफेंस को, किसी ऐसे ऑफेंस को किया हुआ है जिसकी सजा कितनी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। अब मान लीजिए उसने उसका अटेम्प्ट किया हुआ है, तो कैसे सजा आप उसे दोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि अटेम्प्ट के लिए तो आपको पता है सेक्शन 511 इस्तेमाल किया जाता है। तो आईपीसी में ऐसे बहुत सारे प्रोविजन देखेंगे जहाँ पर सेक्शन 116 मिल जाएगा, सेक्शन 119 मिल जाएगा, सेक्शन 120 मिल जाएगा, और जो सबसे इसेंशियल है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आता है सेक्शन 511, क्योंकि ये क्या करता है, हर एक ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट देता है, प्रयत्न के लिए सजा देता है।
और जिसमें कैसा हो जाता है, उसका आधा पनिशमेंट हो जाता है, हाफ पनिशमेंट। मैक्सिमम पनिशमेंट का कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो मान लीजिए किसी ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट कैसे है आपकी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो उसका हाफ कैसे करोगे, हाफ कैसे करोगे, तो वहां पर फिर क्या किया जाएगा, आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को 20 ईयर्स के इक्विवेलेंट माना जाएगा, आजीवन कारावास को 20 वर्ष के समतुल्य यहां पर माना जाएगा। ये कहता है आपका सेक्शन, ये कहता है सेक्शन 57। क्लियर बात यहां तक। तो इस आई थिंक इस पूरे लेक्चर में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आजीवन कारावास की जब बात की जाएगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की जब बात की जाएगी, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को कब 14 ईयर्स कैलकुलेट करना है, कब 20 ईयर्स कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ कब उसको जो है टिल डेथ, मतलब उसकी नेचुरल डेथ के बराबर उसको इक्विवेलेंट मानना है। क्लियर बात। चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो। फिर भी इसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, कुछ क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।